सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। 2 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे मेरा पेज है जिसका नाम भी क्या है, स्टार IQ एजुकेशन। आप प्लीज इसे भी लाइक करिएगा। आगे बढ़ता हूं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? कुरुक्षेत्र की किस बेटी को अमेरिका के महिला क्लब द्वारा अंतरराष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था रिया को सम्मानित किया गया। ठीक है, गरीब होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को निरंतर बरकरार रखा और अपने से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाया भी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसी वजह से इनको अंतरराष्ट्रीय महिला बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में ई चौपाल का उद्घाटन किया है? सर, इस ई चौपाल का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ई चौपाल का सीधा सा मतलब है कि गांवों के अंदर ना ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो बिछाई गई है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के तहत गांवों के अंदर इंटरनेट की सुविधा है वो दी जाएगी गांव की पंचायतों को, ताकि पंचायतों का सारा काम जो है ना वो इंटरनेट के माध्यम से हो। और के अलावा गांव के अंदर बाकी अन्य लोग भी हैं वो इंटरनेट या यूं कहिएगा वाईफाई का मजा ले सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 साल तक तो गांव को बिल्कुल ये फ्री में दिया जाएगा इंटरनेट। उसके बाद में चार्ज होगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा चार्ज होगा कोई, लेकिन हाँ, चार्ज जरूर होगा। तो अभी रिसेंटली जो है मुख्यमंत्री ने ई चौपाल का उद्घाटन किया है करनाल जिले के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सीएम ने लघु सचिवालय के सभागार में ई चौपाल और गुरुग्राम 3 लेन यू टर्न फ्लाईओवर का रिमोट का बटन दबा के शुभारंभ किया। अच्छा, करनाल जिले की 288 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा हो चुका है और 225 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा सुचारू रूप से चल भी पड़ी है। ठीक है, वहां पे चली नहीं है, अभी 288 में चलनी बाकी है। और सीएम ने ई चौपाल के जरिए ग्राम पंचायत और सीएम ने अटल सेवा केंद्र, ठीक है, अटल सेवा केंद्र पे जितने भी आपके एंटरप्रेन्योर हैं उनसे डायरेक्ट बातचीत भी की है। ठीक है, और आगे की अगर मैं बात करता हूं, इसमें खास बात क्या होगी? देखो, खास बात इतनी सी है कि सरकार की ना तकरीबन 550 स्कीम और सर्विसेज है। इन सर्विसेज का गांव को डायरेक्ट पता लगता ही नहीं है, लेकिन गांव में अगर इंटरनेट आ गया तो समझ जाइएगा कि उनको अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सी सर्विस जो है सरकार की है, कौन सी सुविधा है, तो उसको जल्दी से जल्दी वो अपने गांव में अप्लाई भी कर सकते हैं। अब जिक्र क्या हुआ है? जिक्र किस चीज का? करनाल का हुआ है ना। तो करनाल को हम लोग धान का कटोरा कहते हैं, पेरिस ऑफ हरियाणा कहते हैं, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कहते हैं, कर्ण नगरी भी कहते हैं, और इसे हम लोग एग्रो हब के नाम से भी पुकारते हैं। करनाल के दर्शनीय या पर्यटन के स्थल कौन से है? कलंदर शाह मकबरा है, सीता माई मंदिर है, मीरा साहिब मकबरा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब है, गोंदर गौतम ऋषि का केंद्र जो है वो भी यहीं पे ही स्थित है। तो ये बातें आपको सारी याद रखनी है। आगे बढ़ता हूं तो हाल ही में किसकी स्टडी रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि जो आपका पीजीआई रोहतक, ठीक है, ये पग्गी लिखा गया पीजीआई रोहतक, ठीक है, पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन मरीज सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी से ही नहीं बल्कि दवा व इंजेक्शन के साथ में देने के बाद मरीज रिकवर हुए हैं। मतलब ये इस रिपोर्ट के अंदर साबित हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी 100% कारगर नहीं है। ठीक है, और ये अभी रिसेंटली रिपोर्ट पेश की है ICMR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जो है ये रिपोर्ट पेश की है। पीजीआई रोहतक के ऊपर पर्टिकुलर इन्होंने जो है वो स्टडी की है। अभी तक जिस प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना से रिकवरी में कारगर माना जा रहा था, उस पर ICMR की रिसर्च स्टडी ये कहती है कि इलाज में देरी होने पर पूरी तरीके से ये प्लाज्मा थेरेपी जो है ना वो काम नहीं करती है। और रोहतक पीजीआई की जो मेडिसिन विभाग की HOD है, जिनका नाम है डॉक्टर VK कात्याल, उनका भी यही कहना है कि हाँ, ये ICMR की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। हमने प्रैक्टिकल भी देखा है, अगर प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही गंभीर मरीजों को दी जाती है तो वो रिकवर नहीं हो पाते हैं। वो केवल लीवर से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं तो ही प्लाज्मा थेरेपी जो है इलाज कर सकती है। बाकी इसके साथ में अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल ही काम नहीं करती, लेकिन हाँ, यूं है कि इसके प्लाज्मा थेरेपी के साथ में हाई डोज के इंजेक्शन और बाकी एंटीबायोटिक इंजेक्शन और टेबलेट्स को देना बहुत जरूरी होता है। हाँ, प्लाज्मा थेरेपी को 100% डिपेंड नहीं किया जा सकता इस पे कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए। इसको एज ए सब्स्टिट्यूट, एज ए विकल्प यूज किया जा सकता है, ये कहना है ICMR का।
अब आईसीएमआर का कहना है तो आईसीएमआर के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है बलराम भार्गव। स्थापना कब हुई? 1911 में। मोटो क्या है इसका? भवंती। ठीक है, मतलब ये संस्कृत का मोटो है, आप ये याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है जिसका हरियाणा में निर्माण कार्य 62% पूरा हो चुका है और जुलाई 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 12 लेन और 8 और बाकी कुछ ना सर्विस रोड भी होने वाले हैं। 12 लेन होगी, ये तो इंपॉर्टेंट बात है। सर्विस रोड का तो खैर कोई ज्यादा इतना महत्व नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिएगा देश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? इसका नाम है NH44। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये ट्रांसपोर्ट वाले, जो आपको जरूर याद रखने हैं। और ये हाईवे जो है जुलाई 2021 में बनके तैयार हो जाएगा। तकरीबन इसमें 2200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, हालांकि ये पहले भी पूरा हो जाता, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से जो है थोड़ा सा रुका हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने आपके जो है कहां से कहां तक का है, पहली तो बात ये की जाए तो देखिएगा नेशनल हाईवे 7 जो है ये आपका पहले होता था सबसे लंबा, लेकिन अब सबसे लंबा हाईवे हो गया है नेशनल हाईवे 44। एक तो डाउट आपका ये यहां पे क्लियर हुआ, सर हमने नेशनल हाईवे 7 पढ़ा है, क्योंकि आप पुरानी किताबें लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं उसमें आपको NH7 ही दिखता है। लेकिन एक ट्रांसपोर्ट का लेक्चर आपको मैं लूंगा, बहुत सारे ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाईवे जो है ना, इनकी अलग अलग सीरीज कर दी OD1 के हिसाब से। तो अब सबसे लंबा हाईवे है NH44। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है सर? 3745 किलोमीटर है ये। ठीक है, और ये जो है आपका श्रीनगर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाता है। आप मैप में देख पा रहे होंगे पूरे भारत के बिल्कुल बीचों बीच चीरता हुआ जा रहा है। सर इससे कितने राज्य कनेक्टेड है? इससे एक तो जम्मू और कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब है, हमारा हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तमिलनाडु राज्य जो है इससे कनेक्ट है। 5 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है वो शिलान्यास किया था। सोनीपत के 3 बड़े प्रोजेक्ट को उन्होंने जो है यूं कहिएगा नींव रखी थी उस टाइम पे, जिसमें एक ये भी शामिल था। इसका अभी जो है आपका 62% काम पूरा हो गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसको कौन सी कंपनी बना रही है, तो इस कंपनी का नाम है वेल्सपन। ठीक है, वेल्सपन कंपनी इसका निर्माण कर रही है। आगे बढ़ता हूं तो दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत हो रहा है निर्माण कार्य। पूरा होते ही सबसे अधिक इनमें से खाली स्थान के लोगों को लाभ होने वाला है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। दिल्ली मेट्रो फेज 4 का निर्माण कार्य पूरा होते ही सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा बहादुरगढ़ को। देखिएगा केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ में उसकी डिटेल में बहुत सारी चीजें कवर करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट यही पूछा जाए, हो सकता है इसकी डिटेल से भी कोई क्वेश्चन बन सके, तो आप प्लीज डिटेल पे भी थोड़ा फोकस करा करें। ठीक है, अब ये बहादुरगढ़ के लोगों को जो है सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। देखो मेट्रो के एक कोने में बहादुरगढ़ व दूसरे कोने पे जो है वो गाजियाबाद और फरीदाबाद का छोर होगा। तो यहां से गाजियाबाद और फरीदाबाद जाने में 4 घंटे तक का समय लगता है अब। ठीक है, लेकिन ये मेट्रो फेज पूरा हो जाएगा ना, फेज 4, तो इसमें केवल 2 ही घंटे का टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें भी सबसे मजे की बात बताता हूं, 8 इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब तक में सबसे ज्यादा होगा। इसको मेजेंटा लाइन मेट्रो की सबसे ज्यादा इंटरचेंज स्टेशन होंगे। केवल कश्मीरी गेट पे 3 मेट्रो लाइन एक साथ गुजरती है, अब तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, और जिसमें 5 स्टेशन होंगे अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड होंगे। एलिवेटेड मतलब ऊपर ऊपर, ठीक है, और अंडरग्राउंड तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब अगर मैं जिक्र करूं हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में इससे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो मेट्रो थी ही थी। ठीक है, उसके बाद में बहादुरगढ़ जो है वो आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट तो भी जुड़ी गया। इसके अलावा एक करंट अफेयर और भी है क्या, कि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या रैपिड मेट्रो जो है वो आपकी पहले चलने वाली थी सोनीपत तक, लेकिन उससे बढ़ा के पानीपत तक कर दिया। अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें याद भी होगी कि रैपिड मेट्रो जो है वो पानीपत तक चलेगी। तो सोनीपत और पानीपत जो है ना वो भी अंडर आ जाएंगे मेट्रो वाले एरिया के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत, पानीपत, ये शहर जो है वो मेट्रो शहर गिने जाएंगे। जिक्र मेट्रो का हुआ है तो मेट्रो भारत में दिल्ली में सबसे ओपन हुई थी। दिल्ली मेट्रो ओपन हुई थी आपकी, ये भारत में नहीं कह रहा मैं, दिल्ली मेट्रो की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनके लिंक दिल्ली से है। भारत वाली तो कोलकाता का लिंक है, वो किसी दिन ट्रांसपोर्ट में समझाऊंगा। तो ये ओपन हुई थी दिल्ली में 25 दिसंबर 2002 को हुई थी।
इसका मई और जून 2019 तक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो इसका डेली का जो राइडरशिप है वो 47-20-168 है। ठीक है, अभी आंकड़े ये आए नहीं, 2020 में आने थे, कोविड-19 की वजह से थोड़े से थमे हुए हैं। ठीक है, टॉप स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। और इसके अगर आप चेयरमैन पूछते हैं तो कौन है, दुर्गा शंकर मिश्रा है। और मंगू सिंह जो है, मंगू सिंह, ये एमडी है, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पानीपत नगर निगम में वित्तीय स्तर 2020-21 में प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य 139 करोड़ रुपए रखने में मात्र 9 करोड़ रुपए, 9 पॉइंट समथिंग करोड़ था, यानी 10 करोड़ कह सकते हो आप लोग, वसूलने पर कमिश्नर सुशील कुमार सस्पेंड हुए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो। अब आज का क्या है कि उनकी जगह नए कमिश्नर की नियुक्ति होने पर, मतलब नया जब तक बनेगा तब तक पानीपत निगम का अतिरिक्त चार्ज सोनीपत नगर निगम के किस कमिश्नर के पास रहेगा? तो सोनीपत नगर निगम के सुभाष चंद्र के पास में जो है ये कार्यभार रहेगा। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि यहां तक तो कल वाला ही था। कल मैंने आपको समझाया था कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य था 139 करोड़ का, लेकिन वो केवल वसूल पाए लगभग 9.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, इसी वजह से हमारे हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने उनको सस्पेंड कर दिया, और किसके कहने पे? गृह मंत्री अनिल विज के कहने पे। अब जब तक नया पानीपत का नगर निगम का चार्ज नहीं मिलता, तब तक एडिशनल चार्ज सोनीपत नगर निगम के सुभाष चंद्र को दिया गया है। अब यहां पे एक मजे की बात है, ये तो सुशील है ही जिन्हें अभी हाल ही में सस्पेंड किया है। मजे की बात यह है कि सोनीपत में प्रॉपर्टी टैक्स 10 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से केवल 20 लाख रुपए ही आया है। मतलब वो जहां खुद काम कर रहे हैं वो वहां पे भी गड़बड़ कर ही रहे हैं, और ऐसे इंसानों को नियुक्त किया है। ठीक है, खैर चलो, सरकार है ये तो। आगे बढ़ते हैं, तो हरियाणा का कौन सा स्थापना दिवस इस बार खेल प्रतियोगिताओं और खेल दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इस बार हमारा 55वां स्थापना दिवस था। बी ऑप्शन सही है। मनोहर लाल खट्टर का फोन आया होगा आपके सभी के पास, मेरे पास भी आया था कि मैं मनोहर लाल बोल रहा हूं। मैं तो बोला हाँ जी बोलिएगा, फिर वो आगे बोलते ही रही, फिर मैंने कहा ये तो कंप्यूटर है। ठीक है, तो 55वां स्थापना दिवस मनाया गया था इस बार, ये इंपॉर्टेंट है। और काफी सारे सभी जिलों के अंदर, पंचकुला, करनाल, गुड़गांव, सभी जिलों के अंदर खेल दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज 2015-16 मेडल जीतने वाली लड़की को, इस लड़की का नाम क्या है, जो कि अभी हाल ही में ऊना के हम्बोली गांव से, ऊना का हम्बोली गांव ये पड़ता है आपका इसमें अंबाला डिस्ट्रिक्ट में, ऊना के हम्बोली गांव में एक संस्था ने बतौर कोच रख लिया है इनको, और अब यहां ये 60 बच्चों के बैच को जो है वो तैयार कर रही है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं डीप के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोनिया। इस लड़की का नाम है सोनिया, जो कि 2015-16 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अब इन्हें ऊना के हम्बोली गांव की एक संस्था ने जो है कोच के रूप में रख लिया। यहां पे 60 बच्चों को वो तैयार कर रही है। इतनी कम उम्र की बच्ची को कोच के रूप में रखना एक यूनिक ही बात है। वैसे इनका जो रहने का निवास स्थान है वो अंबाला के गोवर्धन नगर में है। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ऐसी है। ठीक है, 2018 में सोनिया को गुरुग्राम की सक्षम संस्था ने बॉक्सिंग कोच के तौर पे रखा था। वहां पे इन्होंने तकरीबन 100 बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। अब ऊना के अंदर रखा गया है। इनकी उपलब्धियां क्या क्या है बताता हूं मैं। देखो, राजकीय महिला कॉलेज 2013 से 15 तक बेस्ट एथलीट चुनी गई थी ये। अच्छा, एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने 2015-16 के दौरान। 2014 में 16 हरियाणा स्टेट में गोल्ड जीता था। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका खेल महाकुंभ में 2018 में भी इन्होंने जो है भागीदारी की थी। हालांकि यहाँ पे कोई इनके पास मेडल वगैरह तो नहीं आया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। हाल ही में हरियाणा दिवस पर मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा में खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारी करने के लिए कितने लाख रुपए मिलेंगे। तो ओलंपिक की तैयारी करने के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तब सिफारिश की गई थी खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा, लेकिन अब इसकी औपचारिक रूप से घोषणा हो गई है। 5 लाख रुपए खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। ठीक है, और हरियाणा के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए राई में, सोनीपत में राई में स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो भी दिया गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। सर, ये 5 लाख रुपए से क्या होगा? देखिए, क्या होता है, कोई खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है तो उसको तैयारी करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, खाना पीना भी चाहिए होता है, कपड़े भी चाहिए होते हैं, तो वो घर से इतने नहीं लगा पाता। और कई बार क्या होता है कि कोई गरीब बच्चा होता है
टैलेंटेड तो होता है लेकिन आर्थिक रूप से गरीब होने की वजह से वो चूक जाता है। इस वजह से खट्टर सरकार ने कहा है कि कोई भी गरीब बच्चा जिसमें टैलेंट है आर्थिक रूप से तो उसे हम पीछे नहीं रहने देंगे और उसके लिए स्पेशली जो है हम लोग ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे, प्रोटीन युक्त चीजें भी देंगे, उनको कहीं चोट वगैरह ना लग जाए इसलिए हरियाणा में इंजरी सेंटर भी खोले गए हैं। आप कमेंट में लिख के बताइए हरियाणा में कितने इंजरी सेंटर अभी हाल ही में खोले गए हैं और सबसे पहला इंजरी सेंटर कौन सा था और किस खिलाड़ी का जो है उसमें इलाज हुआ था। मैंने रिसेंट आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद है तो लिखिएगा डिटेल से थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता लग गया। अब आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किन राज्यों में 3 जगहों पर नीचे सवारी गाड़ी और ऊपर मालगाड़ियां दिखेंगी और इनमें 35 फीट ऊपर दौड़ेंगी मालगाड़ियां। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा पंजाब और हरियाणा, ए ऑप्शन सही होगा इसका। हरियाणा और पंजाब की 3 जगहों पे। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाला इलाका नहीं है या यूपी वाला, बाकी राज्य भी इसके अंदर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हमारे हरियाणा का पड़ोसी राज्य के साथ की, और ये 3 ही जगह है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 जगह कौन कौन सी है इनको थोड़ा सा जानना जरूरी होगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहली बार कि देश में पहली बार नीचे यात्री गाड़ी चलेगी, मतलब सवारी गाड़ी चलेगी, ऊपर चलेगी 35 फीट ऊपर मालगाड़ी दौड़ेगी, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर रेल लाइन बिछाई जाएगी, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग बात, एलिवेटेड रेल, ठीक है। वैसे हरियाणा में सबसे पहले नॉर्मल सवारी गाड़ी के लिए एलिवेटेड ट्रैक जो है वो बनाया गया है रोहतक में, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर। और लुधियाना से कोलकाता तक, पंजाब का एक स्थान तो हो गया लुधियाना, ठीक है, कोलकाता तक 1856 किलोमीटर तक बिछने वाली है ये लाइन। अच्छा, करीब 2499 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जून 2022 में पूरा होगा ये। दिसंबर माह में रेल लाइन बिछाने का काम स्टार्ट होने वाला है। हरियाणा और पंजाब में 3 जगह होगी, एक जगह तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, और दूसरी जगह होगी अंबाला, ठीक है, जो कि हरियाणा में आई आपकी, ठीक है। हरियाणा में तो केवल एक ही है। अंबाला वाला इंपॉर्टेंट है, हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से। अंबाला में 5 किलोमीटर तक जो है ये बिछेगी रेलवे लाइन, या यूं कहिएगा 35 फीट ऊंचाई की लाइन बिछाई जाएगी। तो आपसे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट से पूछा जा सकता है कि हरियाणा में अंबाला में कितने किलोमीटर जो है वो आपकी 35 फीट की ऊंचाई पर लाइन बिछाई जाएगी या बिछाई गई है, तो 5 किलोमीटर। और तीसरी जगह है पंजाब की एक जगह है राजपुरा, ठीक है, यहां पे 3 किलोमीटर है। तो 3 जगह आपको याद रखनी है, 2 पंजाब में है और एक हरियाणा में है। पंजाब का राजपुरा और लुधियाना और एक हरियाणा का अंबाला, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा एप्लीकेशन तैयार किया है। तो खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप जो है ये तैयार किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे क्या है कि खिलाड़ी आने वाले 2021 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम जो होंगे उनसे जुड़ी सभी जानकारी इस एप्लीकेशन से ले सकेंगे, ठीक है। और पिछली बार हरियाणा जो है नंबर 1 पे नहीं आया था गुवाहाटी खेलो इंडिया यूथ गेम में। इस बार हरियाणा का लक्ष्य है कि वो हरियाणा पहले नंबर पे आ जाए कैसे भी करके, और बहुत सारी मतलब कहिएगा विकास किया जा रहा है खेलों के अंदर, और इंजरी सिस्टम वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। गाँव के अंदर व्यायामशालाएं भी खोली जा रही है इसी के तहत, गाँव के अंदर जिलों के अंदर, ताकि जितने भी खिलाड़ी हैं वो ट्रेनिंग ले सके, उनकी ट्रेनिंग में कोई भी कमी ना आए। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा प्यारे बच्चों, देश भर में पहली बार किसी हैचरी में ब्रीडिंग का करिश्मा दिखाने वाले प्रख्यात मत्स्य पालक का नाम क्या है जो अब हल्दी की खेती पे प्रयोग कर रहे हैं, जो कि कोरोना और अन्य गंभीर बीमारियों को मात देने में कारगर है। कंवल सिंह है, सुल्तान सिंह है, श्री भगवान सिंह है, कि इनमें से कोई नहीं। इन तीनों ऑप्शन के बारे में बताइए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा भी रखा है। और दूसरा आप मत्स्य पालक के बारे में बताइए, हैचरी में ब्रीडिंग जो है कौन सी मछली की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल है इस क्वेश्चन की। अब देखते हैं ये है कि आप कितना डिटेल से इसका आंसर देते हैं। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।